बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम। हारून शीर साहब मेरे हमरा इस वक्त सेट पर ही मौजूद हैं। आज प्रोग्राम मुकाबिल में इमरान खान साहब की हालिया दौरा कराची से मुताल्लिक बात होगी। जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के वफाक ने इस वक्त अहम कदम उठाया है। जिस तरह से कराची के लिए कहा जा रहा है कि 1100 अरब का बड़ा तरक्याती और बड़ा तारीखी ये पैकेज है, जिसके ऊपर मरहलावार अमल दरामद भी होगा। अब कहा जा रहा है K4 हो या फिर कराची ग्रीन लाइन का मंसूबा हो, सर्कुलर रेलवे का मंसूबा हो, अब बड़ी उम्मीदें पैदा हो गई हैं कि ये तमाम मंसूबे अपनी तकमील की जानिब बढ़ेंगे और मुकम्मल होंगे और कराची की आवाम इससे इस्तिफादा हासिल कर सकेगी। कमेटियां तो बना दी गई हैं, सवाल फिर वहीं पर है कि इत्तेफाक़ी राय किस तरह से मुमकिन हो पाएगा। जो बड़े बड़े मसाइल जिनके लिए एक बड़ी खतीर रकम रखी गई है, क्या ये उन्हीं मसाइल पर खर्च होगी और कितना ऐसे तरीके से हल किया जाएगा, इसके ऊपर मैं बड़ी तफसील के साथ बात करूंगी। मगर इसके साथ साथ बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि चाइना और भारत के वज़राए दिफा के दरमियान जो एक तकरीबन 2.5 घंटे तक मुलाकात रही है मॉस्को में, और कहा जा रहा है कि कुछ दिनों के बाद वज़राए खारजा की सतह पर भी ये मुलाकातें होंगी। मगर इस मुलाकात के बाद भी कोई खातिर-ख्वाह नतीजा हमें देखने में नजर नहीं आ रहा। कोई ऐसी कशीदगी के कहा जा सके कम हो गई, ऐसा नहीं हो सका। अब मसला ये है कशीदगी कम नहीं हुई तो दो जौहरी हमसाए हैं, इनकी लड़ाई का अंजाम क्या निकल सकता है, इस पर तफसील से बात होगी। नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी से मुताल्लिक बात होगी। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब शायद इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं और वापस आना चाहते हैं कि वतन वापस आए, इन तमाम मसाइल को बजाते खुद इनका सामना करें, लेकिन जमात इसके लिए तैयार नहीं है। क्या कारकुनान भी इसके लिए तैयार नहीं है, इसके ऊपर मैं बात करूंगी। और इसके साथ साथ रावलपिंडी के रिंग रोड मंसूबे के हवाले से बात करेंगे, कितनी अहमियत का हामिल है, कौन से ऐसे मसाइल हैं जो इस रिंग रोड के बनने के बाद और ये तमाम मसाइल जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। हारून साहब, मसले तो बहुत हैं, कराची भी मसाइल का गढ़ था, मगर आज खान साहब ने तो वहाँ जो गुलदस्ते पेश किए हैं कमाल ही हो गया। मसले हैं तो टीवी चैनल चलते हैं ना, अखबार चलते हैं, मीडिया अगर मसाइल अगर दुनिया में मसले ही ना हो तो मीडिया का क्या रोल हो। मीडिया का तो रोल कहता है आखिरी दिन तक एक दो लोग राशन खरीदते रहेंगे और एक लोग टीवी देखते रहेंगे और अखबार पढ़ते रहेंगे, क्या मत चाहे करीब आ जाए जी। तो गुजारिश ये है कि ये बहुत ही बड़ा वाक़या है। कराची की तारीख़ में इतना बड़ा मुस्बत वाक़या इससे पहले पेश नहीं आया। शर्त यह है कि इस पे अमल हो जाए, और अमल हो जाने का इम्कान भी पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। कल तक सूरत हाल ये थी, तजवीज़ ये पेश की जा रही थी कि कुछ मंसूबे सूबाई हुकूमत करे, कुछ मरकज़ी हुकूमत करे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये बेहतर तजवीज़ आई कि मिल के करें, एक कमेटी बना लें। कमेटी के सरबराह मुराद अली शाह हैं, अच्छा हुआ कि वो साथ बैठे थे, अमीन उल हक भी बैठे थे, असद उमर भी बैठे थे, गवर्नर भी था, मुलाकात भी हुई जी। और ख्याल ये था कि 800 अरब रुपये, कल तक के तला यही थी। हमने तो नहीं कहा इसलिए कि कोई जो रकम का सही अंदाज़ा ना हो तो बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया था कि बहुत काफ़ी रुपया एक खतीर रकम है जो वो देंगे और बड़ा मंसूबा बना के गए हैं। देखिए, बिगिनिंग तो हुई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से। ऐसा लगता है कि ये बीच में लोगों ने बैठ के फैसला कराया कि भाई ये इस तरह कमेटी बना ले और वो इम्प्लीमेंटेशन करे, और उसमें फ़ौज का नुमाइंदा, इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा भी शामिल होगा। देखिए, इख्तियार है सूबाई हुकूमत का। जिस नुक्ते में हमने गौर नहीं किया था वो ये था कि मगर आइन इससे तो नहीं रोकता कि मिल के काम कर लें। ये किसी आदमी ने सोचा, जिन्होंने भी सोचा, बहुत अच्छा सोचा, क्या इन इससे तो नहीं रोकता ना कि मरकज और सूबा मिलकर काम करे। इख्तियार तो है सूबाई हुकूमत का 18वीं तरमीम के तहत। चुनांचे पहले तो गए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने बिजनेसमैन से बात की, माहौल साजगार किया। यही बाजवा साहब का रोल है, फॉरेन पॉलिसी में भी यही उनका रोल रहा है कि वो जाते हैं, माहौल साजगार करते हैं, जाएँ। अगर इस तरह मिलकर काम हो मुस्बत मकासद के लिए, सियासी मकासद के लिए नहीं, मुस्बत मकासद के लिए, तो इसमें खैर ही खैर है, भलाई है। अच्छा, अब वो इख्तलाफात अब भी रहेंगे, अगर आपका ख्याल नहीं इख्तलाफात नहीं, छोटे मोटे बयानात भी आते रहेंगे, लेकिन अगर काम हो रहा है नहीं, देखिए ना, सड़क अगर बन रही है, सीवरेज बिछ रहा है, ग्रीन लाइन पे काम हो रहा है, K4 पे काम हो रहा है, सीवरेज पे हो रहा है,
وہ سالڈ کوڑا کرکٹ پہ سالڈ ویسٹ پہ ہو رہا ہے, پانی جو سمندر میں ڈالنا ہے اس کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, تو بیانات سے کوئی حرج نہیں ہے. وہ ایم کیو ایم بھی کوئی اعتراضات سارے, کیونکہ سیاستدانوں کا مسئلہ ہوتا ہے نا کریڈٹ لینا. پہلے تو وہ گئے, انہوں نے بزنس مین سے بات کی. بزنس مین سب سے زیادہ پریکٹیکل ہوتا ہے. دیکھیے قائد اعظم کو جب مشورہ کرنا ہوتا تھا تو وہ وکیلوں سے بات کرتے تھے, بڑی دلچسپ بات ہے, اس لیے ان کا ایکسپوجر بہت ہوتا ہے. نوجوانوں سے بات کرتے تھے, ذرا کام زیادہ نوجوانوں سے بات کرتے تھے کہ ہر چیز کے لیے دیکھنا ہوتا ہے کس سے مشورہ کیا جائے. کراچی کا بزنس مین جو ہے وہ آبویسلی سب سے زیادہ سیریس ہوگا, اس لیے کہ سب سے زیادہ نقصان اسی کو پہنچے گا, اور اس نے بھگتا بہت ہے. اور بہت ٹیکٹفلی ایک مشہور بزنس مین سے میں نے پوچھا کہ سنا آپ بہت سی بکرے اور وہ گائے ذبح کرتے ہیں قربانی پہ. انہوں نے کہا ہاں, 2 ایم کیو ایم کو, 2 پیپلز پارٹی کو, 2 اپنا عابد سعید صاحب کو, 2 اپنا فلاں کو, 2 اس کو ایدی کو, اور فلاں کو, سب کو دیتا ہوں. ہاں جی, تو عابد سعید صاحب کو اس لیے دیتا ہوں کہ وہ میں نے ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا تو وہ ان کی تنظیم دل جمی سے کام کر رہی تھی. ایدی کو بھی دینے کا مقصد سمجھ آتا ہے. ہاں ایدی تو ظاہر ہے. ایم کیو ایم کو کس لیے دیتے ہیں؟ ایم کو اس لیے دیتا ہوں کہ بھائی ہم ان سے کیوں جھگڑا کر رہے ہیں, وہ بڑے طاقتور ہیں. اور فلاں کو بھی, اور جماعت اسلامی. دیکھیں بزنس مین سے زیادہ امن کا کوئی آرزومند نہیں ہوتا, اس لیے بڑے فاتحین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جنگ سرحدوں سے باہر نکال دی, اندر تجارت ہونے لگی, کاروبار ہوگا, معیشتی پہ انحصار ہے نا. نپولین نے کہا تھا فوج پیٹ کے بل رینگتی ہے, اگر وہ پیٹ بھرا ہوا ہو. سراج الدولہ کی فوج کو اس لیے شکست ہوئی تھی کہ 3 مہینے سے تنخواہیں نہیں دی گئی تھی, اور وہ پہ ہندو سیٹ نے تنخواہیں دیں اور ان کو استعمال کر لیا. حالانکہ انگریزوں کی فوج تو صرف 3000 تھی, اس کی کوئی 1 لاکھ کے قریب تھی, وہ فوج ساتھ ہی چھوڑ گئی. امریکہ کی جنگ آزادی میں بھی یہ ہوا تھا, لوگ بھاگنے لگے تھے, کئی مہینے تنخواہیں نہیں ملتی, پھر جارج واشنگٹن نے بندوبست کیا کہیں سے پیسوں کا, تو برطانیہ کے خلاف جو جنگ لڑی گئی. تو معیشت چلے گی, اس میں اچھا پہلو یہ ہے کہ ٹیکس وغیرہ کے معاملات بھی زیر بحث آئے ہیں, اور اگر وزیر اعظم بزنس مین سے بات کرتا ہے تو اس کا اچھا اثر ہوگا. انہوں نے جا کے ہموار کیا ماحول کو, انہیں بھی سمجھایا, ان سے بھی بات کی. اور یہ باجوہ صاحب کی یہ بڑی خصوصیت ہے, بات وہ بڑی نرمی اور سلیقے سے کرتے, اپنائیت سے کرتے ہیں. اس کے لیے صحیح ترین لفظ یہ ہوگا کہ when he talks تو وہ اپنائیت سے بات کرتے ہیں, اس لیے بات میں اثر ہوتا ہے. اور اچھی بات اگر کریں تو اس میں کیا حرج ہے, مطلب یہ ہماری فوج ہے, کوئی باہر سے تو نہیں. سیاست میں ان کا عمل دخل کم از کم ہونا چاہیے, سول ادارے مضبوط ہونی چاہیے. الٹیمیٹ انالیسس میں سول اداروں نے کرنا ہے, فوج کو ایک حد سے زیادہ بوجھ نہیں اٹھانا چاہیے. اب دیکھیے کچھ چیزیں طے پا گئیں. جی, چیف منسٹر صاحب فرما رہے تھے 800 ارب روپے رکھے ہیں, 800 ارب روپے خرچ کریں گے, بجٹ میں رکھے تھے 25 ارب. یہ تو بلاول نے بھی کہا کہ 800 ارب روپے جو سندھ گورنمنٹ کے 32 سال میں, مطلب یہ ہے کہ 800 ارب ہو سکتا تھا, تو 32 سال کا تو متحمل نہیں ہو سکتا. ان کے پاس بھی ہمارا تو یہ خیال تھا کہ 100-150 ارب روپے اگر نکال سکے, لیکن بڑی ہمت کی, اور ایسا ہی کرنا چاہیے تھا. کراچی پہ انحصار ہے پاکستان کے مستقبل کا, یہ قائد اعظم نے پلان کیا تھا. اور دیکھیے آپ نے کیپٹل دوسری جگہ لے گئے, وہ ایک الگ بحث ہے, اور شاید اچھا کیا. لیکن یہ کراچی کو بزنس ہب بنانے کا فیصلہ قائد اعظم کا تھا. وہ گئے تھے بزنس مین کے پاس, جو گجرات کے بزنس مین کے پاس, میمنز کے پاس, جو جن کا سب سے زیادہ کہ کراچی کو ایک ہب بنایا جائے اس کا. اور پارسی, جو یہ بہت سی کمیونٹیز ہیں جن کا بہت, جنہوں نے پاکستان کی معاشی تعمیر نو میں پہلے اشروں میں پاکستان کو زندہ رکھنے میں اور فعال, نہرو تو کہتا تھا یہ ختم ہو جائے گا. اور کراچی پہ ہی دشمن کی نظر تھی, یہیں قتل عام ہوا, یہیں سب کچھ ہوا. دیکھیے ایک دفعہ پھر فوج نے بڑا مثبت رول پلے کیا ہے, اور بڑی خوشی کی بات ہے, پیپلز پارٹی نے لچک دکھائی ہے, اس پہ اس کی تعریف کی جانی چاہیے. یعنی انہوں نے ضد کا مظاہرہ نہیں کیا. باقی جو اعتراضات ہیں وہ ہم کرتے رہتے ہیں, وہ دوسری بحث ہے. اچھا وہ 100 ارب روپے دیں گے, وہ بجٹ ہے ان کا 250 ارب روپے کا ترقیاتی. ٹھیک ہے.
مشکل ہوں گے نکالنے، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ایک تہائی آبادی ہے کراچی کی، دوسری بات یہ ہے کہ کراچی ہے تو دہی سندھ کا اناج اور پھل اور سبزیاں اور ہر وہ چیز جس کی کراچی کو ضرورت ہے۔ کراچی تو بڑا یونیک شہر ہے، ورنہ دبئی میں تو ہر چیز باہر سے منگوانی پڑتی ہے۔ پیچھے وہ اس کی سندھ سپورٹ کرتا ہے اور وہ سندھ کو مزدوری اور جو ساری اس کی جو پیداوار ہے وہ وہاں جاتی ہے۔ نمبر 1 مسئلہ ہے پانی کا، اسی ترجیح سے انہوں نے عمران خان نے بیان کیا، اچھا کیا، اور ایک بہت اچھا یہ بھی کیا کہ بس بیان دیا اور اٹھ گئے، سوال جواب میں بحث میں الجھ سے تو چیزیں دوسری طرف چلی جاتی۔ پانی نمبر 1، K4، پھر سیوریج کا، پھر ٹرانسپورٹ کا، گرین لائن کو مکمل کیا جائے گا، سرکلر ریلوے کو کیا جائے گا، ٹریٹمنٹ پلانٹ ہوگا۔ ایک چیز رہ گئی کیا؟ اچھا 300-350 ارب روپے جو ہے انہوں نے کہا شارٹ ٹرم 1 سال کے لیے بڑے بڑے مسئلے، یعنی صفائی وغیرہ کوڑا یہ نہیں اٹھانا ہے، یہ جو میجر ان کے ایشوز ہیں کراچی کے، تو 3 سال میں لانگ ٹرم تو نہیں اس کو کہنا چاہیے، مڈ ٹرم ہے، 3 سال کو لمبا عرصہ نہیں ہے، وہ کچھ بہت زیادہ لمبا۔ اور کراچی میں بڑی بیزاری پھیل رہی تھی۔ آج جب میں نے دوستوں سے بات کی کراچی تو وہ کہتے ہیں بڑی بیزاری ہے، لا تعلقی پیدا ہو رہی ہے اور بہت خطرہ ہے کہ اگر یہ بڑھ گئی تو جیسے ماضی میں پیچیدگیاں پیدا ہوئیں مستقبل میں بھی کوئی پیچیدگیاں پیدا نہ ہو جائے۔ لیکن بہرحال ولے بخیر گزشت۔ اب یہ ان کو 350 ارب روپے مرکز کیسے نکالے گا بجٹ میں سے معلوم نہیں ہے، یہ پورا وہ کہتے ہیں پلاننگ کے ساتھ ہم لوگوں نے کیا ہے، جتنا بھی ہے مگر اس میں میری اطلاع یہ ہے کہ ان کی بات کچھ ہوئی ہے ورلڈ بینک سے اور ایشیائی ترقی بینک سے، اور کچھ گرانٹس ملیں گی اور کچھ لونز ذاتی ملیں گے۔ حیثیت میں تو شاید اتنا ممکن نہیں ہو سکتا، عالمی سطح پر ادارے مدد کریں گے، اس کے بعد کراچی کو 250 ارب دیکھا روپے جائے تو گا۔ اس کے لیے شاید چاہیے ہوں گے، اپنا سرکلر ریلوے کے لیے جو سندھ حکومت کو اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، لیکن یہ جو ریٹارک تھا اب کم ہوتا جائے گا کہ مرکز ہی کرے، حتیٰ کہ دیہی سندھ کی ترقی کا بھی وہی کرے۔ چلیے بھائی دیہی سندھ کے لیے تو آپ خود کریں، جو مرکز جو کر سکتا ہے کرنا چاہیے، اس لیے اور عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ جتنی مدد آپ کی وفاق کر سکے گا، جتنا تعاون ممکن ہو سکے گا وہ کیا جا سکے۔ چلیے ٹھیک ہے، یہ تو وفاق کا تعاون ہو گیا، یہ پیکیجز ہو گئے، چلیے بیان کیجیے۔ آپ کر لیں جو سوال کر۔ ہارون صاحب، جب تک بلدیاتی ادارے مضبوط نہیں ہوں گے، جب تک اختیارات نیچے منتقل نہیں ہوں گے، ان پیکیجز کا کیا ہم کریں گے، ان منصوبوں کا ہم کیا کریں گے؟ نیچے بھی تو اختیار جانا چاہیے جہاں پر تکمیل ہونی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ ایک آدمی ہے مریض، اس کا پیٹ خراب ہے، اس کی آنتوں میں مسئلہ ہے، اس کا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، شوگر ہے، وہ تو علاج سے ٹھیک ہو سکتا ہے، وہ واک کرنے لگے، وہ پرہیز کرے، وہ علاج کرے۔ لیکن یہ پائیدار حال یہ ہے کہ وہ جن عوامل کی وجہ سے اس کی صحت خراب ہو رہی ہے ان کو دور کیا جائے۔ بالکل مستقل طور پر صحت مند آدمی وہ رہ سکتا ہے جو غذا ٹھیک کھائے، ورزش کرے، کوئی ایسی چیز نہ کھائے جو اس کو نقصان دیتی ہو، اور اپنے معاملات درست کرے، اپنی نیند پوری کرے، اور ذہنی اسے ٹینشن سے بچے، ذہنی کشیدگی سے بچے، تو ایموشنلی بیلنس آدمی ہی صحت مند رہتا ہے جو اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ علاج یہی ہے جو آپ نے کہا۔ 1 کروڑ سے اوپر آبادی کے جتنے شہر ہیں میٹروپولیٹن کارپوریشن ان میں بنانی چاہیے، ان میں اختیارات دینے چاہیے۔ دیکھیں مشرف کے بعد نعمت اللہ خان نے کام کیا نا، سارا کریڈٹ جو ہے اس زمانے میں ترقی کا زیادہ نعمت اللہ خان کو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے سپورٹ نہیں تھی۔ انہوں نے بھی خوب کام کیا، مصطفیٰ کمال نے دل لگا کے کام کیا، محنتی بہت ہیں، مگر اس کے لیے سپورٹ تھی۔ اگر نعمت اللہ خان کو 1 ٹرم اور مل جاتی اور پھر اس کے بعد 1 ٹرم مصطفیٰ کمال کو مل جاتی تو اتنی سنگین صورتحال نہ ہوتی، یہ نالے جو ہے یہ ممکن ہے پکے کر لیے جاتے، یہ تو ماہرین بتا سکتے ہیں، لیکن نہ ہو سکتا۔ مشرف کے بعد یتیم ہو گیا کراچی۔ دیکھیے 12 سال حکومت رہی پیپلز پارٹی کی، 5 سالوں سے مرکز میں بھی، یعنی مرکز سے کہتے ہیں نا جی کہ مرکز کرے، تو انہوں نے مرکز سے کیا کیا اس وقت؟ انہوں نے وہاں 80,000 مکان بننے دیے۔ اب یہ بڑا مسئلہ ہوگا، یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، وہی کرے گی، اور میری اطلاع بھی یہی ہے کہ وہی کریں گے ان کے لیے متبادل جگہ کا بندوبست، جو گریجولی ہوگا۔ ویسے ہر سال تو اتنی بارشیں نہیں ہوں گی، اگلے سال کا لیکن ہارون صاحب مستقبل کے لیے تو محفوظ کرنا ہوگا۔ نہ مرکز کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اچھا دوسری بات یہ ہے
शहबाज शरीफ साहब ने जाके वहाँ क्या ऐलान किया, 3 साल में क्या करेंगे, पेरिस, माशाल्लाह पेरिस, लाहौर को भी तो पेरिस ही बनाया उन्होंने। 2000 बरस में बनाने, सुने तो सही। K4 और ग्रीन लाइन नून लीग के दौर में शुरू हुई थी। तो अगर 11 महीने में लाहौर की मेट्रो बन सकती है और पिंडी की भी इससे शायद कम अरसे में बनी या इतने अरसे में बनी, और मुल्तान की, मैं तो उस ज़माने में मुल्तान मेरा जाना होता था, इत्तफाक से मैंने देखा कि जो अफसर इंचार्ज थे वो रात को 11 बजे एक दफ़ा, फिर दिन भर काम करने के बाद रात 10-11 बजे जाते थे और 1:30-2 बजे वापस आते थे, पूरा जायजा लिया काम की रफ्तार ठीक है। और उस ज़माने में कुछ स्कैंडल घड़ा गया था कि उसमें कोई पैसे खाए गए, कुछ उसमें पैसे नहीं खाए गए, कि वो नहायत ही ऑनेस्ट अफसर था और नहायत ही विजिलेंट था बहुत। वो स्कैंडल भी सामने आया था कि कुछ वो कुछ भी नहीं था उसमें, वो तो बाद औकात लोग घड़ लेते हैं ना। तो इन्होंने किया है, K4 के लिए फंड्स क्यों नहीं रिलीज़ किए नून लीग ने, और ग्रीन लाइन के लिए क्यों नहीं फंड्स रिलीज़ किए, बहुत थोड़े थोड़े फंड रिलीज़ करते रहे। फिर ये है जनाब वाला कि 2 अरब रुपए दिए 14 MNS को, ठीक है, ठीक है, उसकी तफसील आनी चाहिए, उनका फ़र्ज़ है कि वो बताएं वो कहाँ खर्च हुए। 14 MNS जो हैं PTI के, हम ये नहीं कह रहे उन्होंने कोई गलत किया या कहीं कोई गड़बड़, लेकिन मगर अवाम का ये हक है ये जानने का कि वो पैसा कहाँ खर्च हुए। ठीक है, मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ हारून साहब, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ेगा, मगर इसके साथ साथ जो बड़ी अहम मुलाकात हुई है भारत और चाइना के वज़ीर दिफा के माबैन, उससे मुतालिक कुछ तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। हारून साहब, कराची के ऊपर मुझे अभी कुछ मज़ीद आपसे बात करनी है। ये इतने मंसूबों में के इलेक्ट्रिक का जिक्र नहीं है, उसका भी कोई शामिल होगा? कराची की बिजली का क्या बनेगा? ये तो अहम तरीन मसला है। बाज़ गश्त कराची बिजली के बगैर जनाब, बाज़ गश्त इसकी सुनाई दी। इसका मतलब ये है कि अंदर खाना इस पर डिबेट काफ़ी हुई है। देखिए, ये तो कोड़ियों के मोल उनको दे दी गई ना जी, और ऐसा लगता है कि हुकूमत में आने से पहले ही जिन लोगों ने दी उन्होंने तय कर लिया था। कहा जाता है कि तांबे के तार सारे उन्होंने समेट लिए, तो जो तांबे के तार हैं उनमें बिजली जो है उस पर लॉस कम होता है। फिर चोरी है, मेरा ख्याल है उससे बात हुई होगी, उसका इजहार नहीं हुआ। तो असद उमर ने कहा ना कि इसको टेक ओवर कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं, और इस पे बिल्कुल क्लियर कट उन्हें बता देना चाहिए। लेकिन इसमें एक मसला है, क्या बड़ी इसमें एक टेढ़ है, वो ये है कि अगर वो चले जाते हैं इंटरनेशनल कोर्ट में, सालसी की इंटरनेशनल कोर्ट है उसमें, तो रेकोडक की तरह पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो सकता। ये पाकिस्तान वैसे आलमी सतह पर हमेशा ही केसेस के मामले में कोई इतना अच्छा नहीं, वो तैयारी नहीं की थी ना, वो देखना चाहिए। पहले केस देखा जाता है। कायदे आज़म की कामयाबी का राज वकालत में क्या था, क्यों लोग 3,500 रुपये में फीस देते थे, एक दिन की 3,500 रुपये, जब 30 रुपये उस वक्त 30 रुपये का तोला सोना था, 35 तोला सोने के 70 लाख रुपए एक दिन के। फीस कैसे लेते थे वो केस को देखते थे कि ये लड़ा जा सकता है नहीं लड़ा जा सकता, उसका जायज़ा लेते थे, डिबेट करते थे। और भी वकलात है कायदे आज़म, मगर चोटी के चंद वकीलों में से शायद ही कभी कोई केस आ रहे हो। तो केस की तैयारी करें, उसमें 5 करोड़ खर्च होते हैं या 10 करोड़ होते हैं या 15 करोड़ होते हैं या 20 करोड़ होते हैं, हत्ता कि 30-40 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, उसकी परवाह न करें। इसलिए कि उन्होंने सरमायाकारी का वादा किया था, इसलिए कि उन्होंने कुछ और कमिटमेंट्स की थी, वो उसकी फहरिस्त बनाएं, उनसे नेगोशिएट करें, या तो वही आमादा हो जाएं। वैसे बिगड़े हुए लोग आसानी से इस्लाह पर आमादा होते नहीं। अगर वो आमादा हो जाएं, गारंटी करें, ठीक है तो ठीक है, वरना पूरी तैयारी करके चाहे बाहर से वकील हायर करने पड़े, ऐसे वकील जो काबिल। देखिए, आपको बरतानिया में बड़े काबिल वकील हैं हारून साहब, पाकिस्तान में भी काबिल हो, ये थोड़ी पाकिस्तानी गैर ज़हीन कौम तो नहीं है। आप उनको पूरी फीस दें, पूरा मौका दें, तैयारी करें, अच्छा पैनल बनाएं, असल में मॉनिटरिंग करनी होती है। जब पाकिस्तान टाइम्स का एडिटोरियल लिख रहे होते थे ज़ैड सलेरी साहब,
تو چودھری ظہور الہی اتنے پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے, وہ ٹرسٹ انہوں نے خرید لیا تھا, تو وہ اس کو پڑھتے تھے, بیٹھتے تھے, مشورے. دیکھیں مانیٹرنگ جو ہے زندگی میں, نواب کالا باغ سے پوچھا گیا کہ کون سی کھاد زمین کے لیے سب سے اچھی ہے, اس نے کہا زمین کے مالک کے قدموں کی چاپ. جب وہ زمین میں گھومتا ہے, دیکھتا ہے, کام لینا پڑتا ہے لوگوں سے. سب لوگ خود ولنگلی, آپ نے بہت اچھا وکیل کر لیا, مگر مانیٹرنگ نہیں کی. مانیٹرنگ بھی ہونی چاہیے. ہاں جی, میں نے چودھری ظہور الہی پہ ایک زمانے میں کام کیا کہ ان کی غیر معمولی کامیابی کا راز کیا تھا. تو وہ مطلب وکیل کے ساتھ گھنٹوں بحث کرتے تھے, یہ پہلو ہو سکتا ہے, یہ پہلو ہو سکتا ہے, ہر چیز میں ارک ریزی کرتے تھے. جو ارک ریزی کرتے ہیں جو لوگ, ہمارے ہاں یہ ارک ریزی کا مادہ قائد اعظم کو کس چیز نے حیرت انگیز خیرہ کن کامیابی عطا کی, ایک ایک جزیات پہ جاتے تھے. عمران خان کی بڑی کمزوری ہے کہ کہنے کو میں ڈیٹیلز میں ذرا ویک ہوں. ارے بھائی, the devil lies in the detail. ساری خرابی یہ بہتری تفصیلات سے اخذ کی جاتی ہے. جب آپ تفصیلات میں جاتے ہیں تو آپ کو ایک بڑی پکچر, مجموعی پکچر سمجھ میں آتی ہے کہ الیکٹرک یاٹ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے, نہیں تو پھر دوسرا راستہ کیا, دوسرا راستہ اختیار کریں کہ اس کو ٹیک اوور کریں, قانون سازی کریں, مگر اس کی امپلیکیشنز کو محدود رکھیں. سپریم کورٹ اس کے معاملے میں کیا کر سکتی ہے ہارون صاحب؟ سپریم کورٹ اس معاملے میں نہیں, اس معاملے میں بھی سپریم کورٹ سے تو رسمی مشورہ لیا جا سکتا ہے. سپریم کورٹ کو ایک مؤدبانہ درخواست کی جا سکتی ہے. کیا؟ اس لیے کہ وہ ایک بالکل انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور اس کو بہرحال اتنا ہی انڈیپینڈنٹ اور باوقار ٹریٹ کرنا چاہیے. فرض کیجئے چیف جسٹس صاحب اس التجا پہ غور کرتے ہیں کہ مانیٹرنگ کے لیے ایک جج مقرر کر دیتے ہیں. اچھا, یہ تو تبھی ہو سکتا ہے جس کا آئین انہیں اختیار دیتا ہے, انہیں اس پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا, درخواست کی جا سکتی ہے. کیونکہ وہ دیکھیے عدالت وہی ہوتی ہے جو آزاد ہو, ورنہ وہ عدالت نہیں ہوتی, اس کا امپیکٹ ہی نہیں ہوتا. عدلیہ آزاد ہوتی ہے. تو وہ ایک مانیٹرنگ کے لیے جج مقرر کر دیں ان سب منصوبوں کے لیے, جو رپورٹ پیش کرتا رہے سپریم کورٹ کو کہ کتنا کام ہو رہا ہے اور کتنا باقی ہے, کیا کیا چل رہا ہے. اس کا مقصد دباؤ ڈالنا نہیں ہونا چاہیے, اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ پوائنٹ آؤٹ کیا جائے. تاثر ہمیشہ ایسے دیتے ہیں کہ دباؤ ہے. نہیں, تاثر کو چھوڑے نہیں, جا کر کراچی کی تعمیر نو کرنی ہے جو دراصل پاکستان کی تعمیر نو ہے. وجہ بلوچ ہیں وہاں پہ, سندھی ہیں, پنجابی ہیں, سرائکی ہیں, ہزارہ وال ہیں, کوہستان کے لوگ ہیں, گلگت بلتستان کے لوگ ہیں. کوئی شخص نہیں ہے جو وہاں پر, وہ صرف پاکستان کے نہیں, انڈیا سے جو ہجرت کر کے آئے اس میں مختلف علاقوں کے لوگ ہیں. اگر کراچی آسودہ ہے, پورا پاکستان آسودہ ہے. جو افغانستان کے بارے میں اقبال نے کہا تھا, آسیہ یک پیکر آب و گلست, دریں پیکر ملت افغان دلست, از فساد او فساد آسیہ, از کشاد او کشاد آسیہ. افغانستان دیکھا نا, تجربے سے یہ معلوم ہے, اتنا بڑا مفکر جب سوچتا ہے تو اس طرح سوچتا ہے کہ جو افغانستان ہے دل ہے ایشیا کا, اس میں فساد ہوگا تو سارے ایشیا میں فساد, اس میں امن ہوگا اور یہاں آسودگی اور آسانی ہوگی تو اس کا اثر سارے علاقے میں ہوگا. اسی طرح کراچی کا سینٹرل ایشیا کا دروازہ ہے, پاکستان کا پڑوسی ہے, چین کا پڑوسی ہے, انڈیا کی اس سے دلچسپی ہے, ایران کا پڑوسی ہے. اسی طرح کراچی کا معاملہ, کراچی جو ہے اس کو صحت مند رکھنا. دیکھیے نون لیگ نے اس میں تعاون کیا, وہاں قیام امن میں کام تو کیا رینجرز نے, لیکن پیپلز پارٹی تو روڈ اٹکاتی تھی, اس نے تو امن کمیٹی بنائی تھی, اس نے تو 2 لاکھ اسلحے کے لائسنس جاری کیے تھے. نون لیگ نے بہرحال تعاون کیا, اس کا کریڈٹ انہیں جاتا ہے. مگر رینجرز نے کیا کیا, شروع کے سالہ میں کسی کو سمجھنے اتنی پریشانی تھی, میں اس وقت بریفنگز میں شریک ہوتا رہا ہوں, اتنی پریشانی تھی کہ کوئی حد نہیں, بے بسی کا ایک شدید احساس تھا. بٹ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. پھر کیا ہوا کہ دباؤ بڑھانا شروع کیا. جنرل کیانی کے دور میں وہ بزنس مین سے ملے, وہ بزنس مین سے مشورہ بڑا ضروری ہے, باقیوں سے بھی ضروری ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بزنس مین سے مشورہ کر لیا جائے تو باقی لوگوں سے نہ کیا جائے. جو اردو سپیکنگ آبادی ہے اس کے نمائندوں سے, تمام نمائندوں سے ہونا چاہیے. مگر بزنس مین اسی طرح دوسرے جو طبقات ہیں, سندھی ہیں, سب ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, ٹریڈر ہیں, دوسرے لوگ ہیں, سب سے مشورہ کیا. اور اس میں دیکھیے پھر ایک اور ہے, تال میل کا مسئلہ ہے. 16 ایجنسیاں ہیں,
कराची पोर्ट ट्रस्ट है, DHA वाले हैं, कई एक से ज़्यादा कंटोनमेंट हैं, बल्दिया है, ये बहुत से अदारे हैं, इनके अंदर कोऑर्डिनेशन का फुकदान है। सही है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन इनके दरमियान होनी चाहिए। हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं कराची को ठीक करने के। इसीलिए तो इमरान खान साहब पहुंच गए और ये फैसला बड़ा कहा जा रहा है, बड़ा अच्छा फैसला, और उम्मीद भी कर रहे हैं कि इंशाल्लाह लगता है कि पसे पर्दा काफी डिस्कशंस हुई हैं, और उसके बाद डिस्कशंस हुई हैं और उसके नतीजे में एक सुलह की फिजा पैदा हुई। इसको बरकरार रखना चाहिए, इसमें मीडिया को भी ताबन करना चाहिए, कीड़े डालने की बजाय। मुहावरा कीड़े डालना है, निकालना नहीं है। लेकिन जो अच्छी चीजें हारून साहब, वो मीडिया उनको सपोर्ट भी करता बताता है। सपोर्ट करे इसमें, इसलिए कि मुल्क के मुस्तकबिल का इसी पे इन्हिसार है। दुश्मन चाहेगा कराची में बदअमनी हो, वो उकसाएगा लोगों को, और उकसाने के हज़ार तरीके होते हैं। कराची के अमन और तरक्की और खुशहाली के लिए हर एक को अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। मीडिया को भी चाहिए जब पॉइंट आउट करे, सलीका मंदी से पॉइंट आउट, गलतियां हैं तो गलतियां पॉइंट आउट करे, बोल्डली करे, लेकिन सनसनी गैर जरूरी ना फैले। हारून साहब, कराची के अंदर जो सूरत हाल रही वो मीडिया ने बेनकाब की, सियासतदानों ने क्या किया, वो मीडिया ने बेनकाब किया कि कराची का हाल यहाँ पर कहां तक पहुंचा। ठीक है, एक मीडिया ने और भी अच्छा काम एक किया। जमाने में MQM के सामने सजदरेज भी हो गया था, वो वक्त और बड़ी था, आज बुज़दिली का का वक्त और मुजाहरा है किया हारून था साहब, मीडिया वक्त भी ने। गुजर गया। जो जिसकी गलती है वो माननी चाहिए। फौज ने उसमें, इस्टेब्लिशमेंट ने गलतियां की, उसमें MQM ने तबाही फैलाई बड़ी, पीपल्स पार्टी ने तो ऐसी ला ताल्लुकी इख्तियार कर ली कराची से, और राइट फ्रॉम द भुट्टो अब तक वो बिलावल साहब निकले ही नहीं। ऐसा लगता है कि एक बेजारी है, लेकिन अब पीपल्स पार्टी का रोल इस मामले में मुस्बत है। उसने लचक का मुजाहरा किया तो उसकी तारीफ, और उम्मीद करते कराची अच्छा होगा। अब मैं चलती हूँ हारून साहब एक और मुलाकात की तरफ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कल हमने भारत और चाइना की बात की, आज उसका फॉलोअप भी है। वज़ीर दिफा के माबैन एक मुलाकात हुई है, लेकिन हारून साहब जिस किस्म के स्टेटमेंट हमें चाइनी वज़ीर दिफा की और भारतीय वज़ीर दिफा की नजर आई है, तो ऐसा मालूम हो रहा है कि 2.5 घंटे की मुलाकात में कोई रंग नहीं नजर आया, कशीदगी बाकी है अभी भी। नहीं, मुलाकात तो अच्छी रही। अब देखिए ना, कौमों की आदात का मामला होता है। वे फेंग उसका नाम है, और राजनाथ ये इनके जो वजीर हैं। मुलाकात तो अच्छी रही, दोनों ने अपना मौक़िफ़ खुलकर बयान कर दिया। यही होती है मुलाकात, उसमें एक ही मुलाकात में फैसला नहीं होना, लेकिन उसके फ़ौरन बाद जो इंडिया का नफसियाती मसला, उसका कोई हल नहीं है। एक डीप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। गुलामी से दूसरी कौमें भी गुजरी हैं। अंग्रेज़ों पे वाइकिंग्स ने रूल किया, रोमन्स ने किया, नॉर्मन्स ने किया, तक फ्रेंच ने किया। कोई कौम ऐसी नहीं, अमेरिकी भी गुलाम रहे हैं। ठीक है, दुनिया की बेशतर कौमें इस तरह के अदवार से गुजरी हैं। ठीक है, अरब गुजरे, हम गुजरे। डीप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसका कोई इलाज नहीं। मसलन एक राम मंदिर का वो मॉडल बनाया हुआ है, अरबों रुपए उस पर खर्च कर रहे हैं, उसके पूरे मुल्क में चक्कर लगवाया जा रहा है। भाई आप अपनी कोई 20% आबादी जो उसको डिमोरलाइज कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि बस हिंदुओं का मुल्क है और किसी का नहीं है। ये नजरिया बड़ा नुकसान दे रहा है। अच्छा, अगर तो ये आप मंदिर बना रहे होते एक आम जगह पर, खुली जगह पर, तो कोई इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। जितना मर्जी उसको शानदार बनाते, खरबों रुपये खर्च कर देते, उसको दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बना देते। आपका मसला है, किसी को कहता है। आप मस्जिद गिरा के बना रहे हैं और इंसल्ट कर रहे हैं। मस्जिद को हाँ शहीद किया। अच्छा, अब हुआ क्या है मीटिंग के बाद? क्या हुआ कि इंडियन अखबारात ने शोर मचाया। इंडिया टुडे को मैं समझता था कि निस्बत सीरियस है, उन्होंने भी शोर मचाया कि जनाब राजनाथ ने उसको बता दिया वे फेंग को कि आपने ज्यादती की और आपने अमन को तबाह किया और आपने हमला किया और आपने ये किया, और चीन, इंडिया इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके बरक्स चीनी अखबारात ने इस पर शोर गौगा तो नहीं किया, मगर ये बताया कि हमारे मिनिस्टर ने ये कहा कि 100% आप इसके ज़िम्मेदार हैं। आप नो मैन लैंड में दाखिल हुए, आपने हमला किया। देखिए, जो पहली जो मई में जो वाक़या हुआ था उसमें असले का इस्तेमाल नहीं हुआ था। ये तो असला लेकर गए और इन्होंने चोटी पे कब्जा किया। उन्होंने कहा 1-1 इंच ज़मीन जो है चीन की, उसका दिफा किया 1-1 इंच का, और हम इसकी कब सकते हैं। कल हमने बताया था कि उनका हमने दिफाई बजट दोनों का कंपैरिजन करके बताया था वो कितने गुना ज्यादा है। ठीक है, ब्रेक से वापस आके इस पे मज़ीद बात करें। हारून साहब, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ेगा, मगर इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब से मुताल्लिक़ बात होगी। रावलपिंडी के रिंग रोड मंसूबे के ऊपर खुसूसी तौर पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। भारत और चाइना से मुतालिक बात हो रही थी और उनके दिफाई बजट से देखिए, अभी 10 नवंबर को फिर इजलास होगा उनके वज़राए ख़ारिजा का, जयशंकर वहाँ और पे। हाँ, शंघाई ताउन तंजीम का एक इजलास होने वाला है। बात यह है कि ये अमेरिका इस खेल में शरीक है। देखिए, पूरी सरहद पे मिसाइल लगा दी हैं चीन ने। उधर वो जो मुर्गी की गर्दन जिसको कहते हैं, चिकन नेक, वहाँ पे नेपाल के जहाँ सरहद मिलती है वहाँ पे भी उन्होंने लगा दी है फौज। यहाँ 40,000 फौजी हैं इंडिया के, और 17,000 फुट की हाइट पे सबसे बड़ा दुश्मन हरीफ नहीं होता, मौसम होता है। यानी छुट्टियों की दरख्वास्तें आ रही हैं, खुदकुशी के वाक़यात कुछ बड़े हैं और लोग बड़ी टेंशन में हैं और ये तवील अरसे तक नहीं रह सकते। मईशत दोस्तों, मोदी का चूँकि मिश तबाह हो रहा था, इसके लिए सारा खेल खेल रहा है और अमेरिका ये चाहता है। अमेरिका एक तरफ तो वो ताइवान के साथ जो जजीरे हैं वहाँ उसने दबाव बढ़ा दिया है, दूसरी तरफ इधर इनकी मदद कर रहा है। मगर चीन का असला बेहतर है, चीन का फौज बेहतर है और इसमें 24% उनकी 1/4 इकॉनमी श्रिंक हो गई है। 70,000 आदमी मर चुके हैं, 40 लाख मुब्तला हैं कोरोना में, 5-6 साल पीछे चला गया मईशत में। इंडिया को सूट यही करता है कि सुलह करे, लेकिन जिस तरह उन्होंने जो फिज़ा है, जिस तरह इंडियन मीडिया चीख रहा है, और इंडियन मीडिया का रोल अपने मुल्क के लिए बहुत मनफी हो गया। हम समझते थे कि अपने मुल्क का बड़ा मुकदमा लड़ते हैं, लेकिन वो जो हिस्टेरिया पैदा करते हैं ना, जर्मनी में यही हुआ था। एक अजीब फ्रस्ट्रेशन पूरी आवाम के अंदर पैदा हो रही है। जर्मनी एक बड़ी पढ़ी लिखी तरक्की याफ्ता कौम थी, बाद में उन्होंने साबित किया। जापान में भी यही हिस्टेरिया पैदा हुआ था और उसका नतीजा क्या निकला था, यही हुआ था। उसमें इटली में भी यही हुआ था। जो ख्वाब अज़मत है वो कौमों को तबाह करता है। तो एक वो जो है क्वाड्रल, क्या उसको कहते हैं, मुझे सही तलफ़्फ़ुज़ करने था, 4 मुल्क जो है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, उसका इजलास बुला रहा है भारत। और एक नया नेटो वजूद में आ रहा है, एशियाई नेटो। ये पॉसिबल है कि इनकी फौजें मिल जाएं, अमेरिका ये चाहेगा। और पेशकदमी जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, हाँ? उन्हें नहीं पेशकदमी क्या करे। चीन तो जंग नहीं चाहेगा, जंग को टालने की कोशिश करेगा, लेकिन इसमें अगर नुकसान होगा तो जापान तो ऑस्ट्रेलिया तो दूर हैं, तो नुकसान तो इंडिया का होगा ना, और सारी दुनिया में फसाद फैल जाएगा। ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं होगी ना, हम भी उससे मुतासर होंगे। ईरान करीब है, वो मुतासर होगा। अफगानिस्तान में खुदा जाने क्या होगा। इससे तमाम बनी नौ इंसान को नुकसान पहुँचेगा। फार ईस्ट में दुनिया तकसीम हो जाएगी और ये एक पागलपन होगा। अमरीकी जो है, हवास उनके ठीक नहीं है इस वक्त, और मोदी तो माशाल्लाह जैसा महात्मा भी बनना चाहता है और अपने आप को शिवाजी भी साबित करना चाहता है, मुसलमानों की तजलील करता है। सिख जो है वो आपने पढ़ा कि वो उसने एक आदमी ने, एक पुलिस अफसर का बेटा है, उसने मशरकी पंजाब में एक कस्बे में झंडा का, इंडिया का तिरंगा उतार के तो खालिस्तान का झंडा लगा दिया 15 अगस्त। तो ये तबाही जो है ये सबसे ज़्यादा इसमें इंडिया की। ठीक है, ठीक है। ये अमेरिका जो सालसी की पेशकश कर रहा है, इसको फिर किस तरह से लिया जाएगा? अमेरिका की सालसी की पेशकश मेरी समझ से बाहर है। ये उसी तरह की पेशकश है जैसी नवाज शरीफ साहब पेशकश कर रहे हैं कि मैं आ जाता हूं। अच्छा, हाँ जी। वैसे नवाज शरीफ साहब आने की पेशकश कर रहे हैं, वो कह रहे मैं ख्वाहिश है उनकी, उस पर बात कर लें। आपने बात मैं नाम नहीं लेता, एक टीवी के वाहिद हैं बड़े मशहूर, जो मुल्क से बाहर चले गए थे। अच्छा, खतरा था उन्हें। खतरा तो हर उस आदमी को जो था जो TTP का मुखालिफ था। हम भी लिखते थे उनको कि दरिंदे हैं, और ज़ाहिर है हर एक ने उनकी मुखालफत की, लेकिन वो चले गए। मगर जब उनके मुरीदों से पूछा जाता था कि इतने बड़े जनाब आपके स्कॉलर और अजीम आदमी हैं, तो वो चले कहाँ गए? भाग के मलेशिया चले गए, फिर कनाडा चले गए। तो वो कहते थे कि शायद अमेरिका ही चले गए, शायद हाँ कनाडा। तो कहे नहीं, हमने उनसे कहा उनकी जान बड़ी कीमती। तो इधर नून लीग भी यही तो कह रही उधर है। ये ऐसा एक ड्रामा है भाई। जाने के लिए वो ठीक थे, जब उनकी हालत ये थी, ये कहा जाता था अगर वो शेव करें तो खून रिसने लगेगा। ये हालात थे और चले गए, और अब नहीं आ सकते। ये कोई बात, हालांकि अगर वो यहाँ मौजूद हों, अच्छा, तो उनका वेटेज बढ़ेगा ना।
जेल में कौन सा उन्हें कोई वो जेल की दाल और रोटी खानी पड़ेगी? अपनी अहलिया को भी छोड़कर तो आए थे ना, अब आ जाए ना वापस। हिम्मत दिखाई थी ना, मतलब इसलिए ये ड्रामा है बिल्कुल, ये मेरी समझ से बालातर है कि वो आ रहे हैं, हम उन्हें रोक रहे हैं। ओ भाई, अदालत का हुक्म है, अदालत का हुक्म होता है, वो अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब पर नाफिज होता है। अच्छा वो इब्राहिम लिंकन पर नाफिज होता है, वो जॉर्ज वाशिंगटन पर नाफिज होता है। वो कायद आज़म ने कहा चीफ जस्टिस से, और लियाकत अली खान का भी एक वाक़या है कि तशरीफ लाए, मुलाकात करनी है। उन्होंने कहा हुकूमत के खिलाफ एक मुकदमा है मेरे पास, मैं नहीं आ सकता। नहीं तो फिर बात यह है कि आपको अदालत के हुक्म को तस्लीम करना है, इसका कोई जवाब नहीं तस्लीम न करने का। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि वो वहां पर भी मौजूद रहे तो पाकिस्तान के अंदर जो मुकदमात हैं उनकी कानूनी पैरवी जारी रह सकती है, और हमारी कानूनी टीम इसके ऊपर बाकायदा मुशावरत कर रही है। देखिए, ये फैसला अदालत ने करना या एहसन इकबाल साहब ने करना? अगर तो एहसन इकबाल साहब की एक राय है ना, अदालत उन्हें इजाजत दे देती है। अच्छा, फर्ज कीजिए अदालत कहती है कि वकील के जरिए पेश हो, तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये तो अदालत का हक है ना, अदालत ही इसके ऊपर फैसला कर सकती है। जाहिर है, ये तो एहसन इकबाल साहब या नून लीग तो एक मौका पेश कर सकती है ना कि ये एक रास्ता हो सकता है। अदालत कहे ठीक है, हम इजाजत देते हैं, अदालत और जिस चीज की चाहे इजाजत। अच्छा, ये दिल बहलाने का एक ड्रामा किया है उन लोगों के लिए जो कि चाह रहे हैं कि कायद वापस आ जाए। सियासतदान जो ना सितारे कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं, मैं धोखा या बाजीगर खुला। मैं इकबाल वाला शेर नहीं आपको सुनाऊंगा सियासतदानों के बारे में। चलिए चले सियासतदानों की मजीद बात कर लेते हैं। रावलपिंडी रिंग रोड का मंसूबा मंजूरी दे दी गई है, फैसला कैसा है, ये कितना जरूरी था? उस्मान बुज़दार के दौर का सबसे अच्छा फैसला, इसमें रत्ती बराबर भी शब्द। जब मैं डिटेल बयान करूंगा तो आपको अंदाजा होगा, काम करने लग गए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद आर द ओनली सिटीज इन पाकिस्तान। किसी छोटे से छोटे टाउन में भी ऐसा नहीं है जिसमें बाईपास नहीं, इसकी कोई बाईपास नहीं है। अजीब बात है, जहाँ GHQ है, जहाँ कैपिटल है, जहाँ इतने बड़े बड़े सियासतदान हैं, ये किसी को सूझती नहीं है। वो चौधरी निसार के साथ हम टेक्सला से आ रहे थे, एक जलसे में उन्होंने जाना था, तो मैंने कहा आप पहले चले जाएं क्योंकि आपको जलसे में जाना, मैं आपकी गाड़ी पे घर चले जाऊंगा। तो वो फंस गए। मैंने कहा इसको याद रखिएगा कि रावलपिंडी को बाईपास की कितनी जरूरत है। बाद में मैं उन्हें याद कराता रहा, वो एग्री करते थे, वो कहते भी थे। शहबाज शरीफ साहब एक दफा मेरे घर पे तशरीफ लाए। अच्छा, मैंने उनसे कहा हुजूर ये बहुत अहम है। उन्हें एक चीन गए, एक MOU साइन किया, मगर काम नहीं किया, इसलिए कि उससे कोई वोट छोट तो नहीं मिलते, खल्के खुदा की भलाई बहुत होती है। आप गौर फरमाइए, जिस ट्रैफिक को पेशावर जाना है वो पिंडी और इस्लामाबाद की सड़कों पर से गुजर रही है, और सालाना अरबों रुपए का ये डिफेंस जो इस्लामाबाद हाईवे है जिसमें डिफेंस 2 वाक़ है, वहाँ से लेके अगले 10 किलोमीटर तक सड़क बर्बाद हो चुकी है, उसकी आए दिन मरम्मत करनी पड़ती है। 22 अरब रुपए की मंजूरी इसके लिए दी। जबकि अगर बाईपास बनाए, देखिए यहाँ कौन सी आबादियाँ, डिफेंस है, फिर कुरंग है, पाकिस्तान टाउन है, और समा गार्डन है, वो कायद आज़म टाउन क्या है, फिर आगे इस्लामाबाद शुरू हो जाता है। राइट हैंड पे ये नेवल इनकलेव है जो बहुत बड़ी आबादी है, बहुत अहम आबादियां हैं, मैरिजेस हॉल हैं, एक पूरा वहाँ से एक सड़क निकलनी चाहिए मरी की तरफ। यहाँ से वैसे ये रिंग रोड बन जाएगी तो मरी वालों को भी सहूलत। मरी की पूरी ट्रैफिक, आज़ाद कश्मीर की पूरी ट्रैफिक, पख्तूनख्वा की पूरी ट्रैफिक, तब गिलगित बल्तिस्तान की पूरी ट्रैफिक इन दोनों शहरों के बीच में से गुजर के जाती है। भला ये क्या बात हुई? अच्छा, जब यहाँ से सड़क बनेगी तो देखिए यहाँ कमर्शियल एरियाज बन सकते हैं, आबादी का दबाव कम हो सकता है, नई कॉलोनियाँ बन सकती हैं, और उससे टोल टैक्स लेंगे। 1 घंटा कम अज कम ट्रक वाले का फालतू लगता है, मिनिमम मेरे ख्याल 2 घंटे लग जाते हैं। जब वो पूरा इस्लामाबाद गुजर के पेशावर मोड़ पहुंचता है तो कितना उसका जो 500 रुपए का डीजल खर्च होता है या 1000 रुपए का, तो उसकी बजाय उसके लिए 50 रुपए टोल टैक्स देना बेहतर नहीं होगा? रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए इस वक्त इससे बड़ी कोई खुशखबरी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अरुण साहब। मेरे तमाम देखने वालों का शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।